नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं संजीव कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल गुरु क्लासेस ऑनलाइन में, जहां पर हम लोग शिक्षक संबंधित सभी प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इस क्रम में आज हम लोग एक ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें अधिक से अधिक मार्क्स उठाया जाता है, चाहे वो सी टेट हो, अलग अलग स्टेट का टेट हो, MP टेट हो, UP टेट हो। तो लैंग्वेज का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है और इसमें पेडागोजी सेक्टर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान, क्योंकि आपको जो 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है वो 30 मार्क्स में जो है 15 मार्क्स होता है पेडागोजी सेक्टर और 15 मार्क्स क्या होता है, पैसेज रहता है। तो हम लोग जो करेंगे उसमें आज पेडागोजी सेक्टर का जिसमें 15 मार्क्स रहता है, इससे वो शिक्षण शास्त्र रहता है। शिक्षण शास्त्र तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है हमें मार्क्स को गेन करने में। और इस पेडागोजी का यूज हम लोग सेकेंड लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। आपका द्वितीय भाषा चाहे संस्कृत हो, आपका इंग्लिश हो, सभी में उसी तरह से शिक्षण शास्त्र पूछा जाता है। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम लोग विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे और उसका क्वेश्चंस का आप लोगों को जवाब भी देना है, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों को डिस्कशन भी करेंगे। आप लोगों को क्वेश्चन मिल रहा है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, आप लोग जल्दी से कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप लोग कॉपी में भी लिख सकते हैं, उसका फिर आप लोग मिला सकते हैं। उसके बाद मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा, तो ध्यान से आप लोग देखिए। तो पहला क्वेश्चन रहा आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से बारीकी से हम लोग समझेंगे और उसको बनाएंगे। आप लोगों को मिलेगा 10 सेकेंड, आप लोग जितना जल्दी आंसर कर सकते हैं और साथ साथ आप लोग उसका फिर मैं इसको बताऊंगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला है, लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है। लेखन कौशल में सबसे कम महत्वपूर्ण, तो हमें क्या करना है, आपको सबसे जो कम महत्वपूर्ण है उसे देखना। तो 3 जो होगा सबसे अधिक महत्वपूर्ण, यहाँ पे पूछा जा रहा है कम महत्वपूर्ण। तो 3 जो ऐसे होंगे जो अधिक महत्वपूर्ण होंगे, तो हम लोग उसे चुनने का प्रयास करते हैं। तो पहला, प्रिंट समृद्ध वातावरण। पहला क्या कर रहा है, प्रिंट समृद्ध वातावरण। प्रिंट समृद्ध वातावरण का मतलब क्या हो गया कि जो आपको पढ़ाई होगा वहां पे जो टीचिंग एड्स मिलेंगे या चीजें मिलेंगी वो क्या प्रिंट होगा, प्रिंटेड फॉर्म में होगा, जैसे बुक प्रिंटेड फॉर्म, तो उसी तरह से। दूसरा ऑप्शन क्या है, अपने अनुभवों को लिखित अभिव्यक्ति। तो लेखन कौशल है तो अपने अनुभव को जब बच्चे लिखेंगे तो वो क्या होगा, लिखित अभिव्यक्ति होगी। तो ये बात क्या हो गया, आपका सही हो गया। उसके बाद आता है आपका तीसरा में है लिखित लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया या टिप्पणी। अगर कोई बच्चा कैसा लिखा है नहीं लिखा, उस पर प्रतिक्रिया नहीं है, गुड वेरी गुड जो देते हैं हम लोग, उत्तम अति उत्तम, तो इससे बच्चे क्या थोड़ा खुश होते हैं और वो अच्छा से हैंड राइटिंग बैठाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी आपका लगभग सही लग रहा है। तीसरा है सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास। सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास का मतलब क्या हो गया कि उसे लिखने के लिए राइटिंग दिया जाता है अलग अलग कॉपी में, अलग अलग जो आपका कर्सिव कॉपी होता है या अलग अलग कॉपी जो आता है उसमें यांत्रिक विधि से बच्चे को लिखने का प्रयास किया जाता है। तो ये भी आपका सटीक है। तो आपको सबसे कम महत्वपूर्ण चुनना है, तो ये भी आपका सही है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण कौन हो रहा है, प्रिंट समृद्ध वातावरण। अब क्या आ रहा है, प्रिंट समृद्ध वातावरण आ रहा है। तो अगर हम जब लिखने की बात कर रहे हैं और प्रिंट समृद्ध वातावरण देंगे तो बच्चे को वहां पे लिखने की बात तो नहीं होगी, प्रिंट तो पढ़ने का बात है। तो इसलिए आप में क्या हो जाएगा, तो इसमें सबसे परफेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। तो 36 का 1 जो जो व्यक्ति दिए हैं उसका सही है, और आप लोग जो भी किए हैं, तो क्या करेंगे, प्रिंट समृद्ध वातावरण आपके लिए कम महत्वपूर्ण रखता है। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो जल्दी से आप लोग इसको 10 सेकेंड में बनाइए, उसका फिर मैं इसका आंसर देता हूँ। हम लोग कमेंट कर सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं, ताकि बाद में आपको मिलाइएगा तो आपको ज़्यादा इंप्रूवमेंट, आप अपना मार्क्स स्कोरिंग कमेंट कीजिए कितना मार्क्स है टोटल आपको। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। सुनना कौशल मतलब लिसनिंग के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है
नहीं वाले पोर्शन को आपको सबसे पहले देखना है। नहीं है जैसे अगर आप इस चीज को देख लिए तो आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो हमें इसमें ये कंफर्म होगा कि आपको 3 ऑप्शन सही होगा, एक ऑप्शन गलत होगा। तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को क्लासिफिकेशन करके अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं नहीं वाले ऑप्शन पे। पहला है सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक है। ऑटोमेटिक बात है, सुनना कौशल अन्य कौशल के विकास में क्या है, सहायक होता है ना, एकदम होता है। जैसे अगर आप जब तक अच्छी तरह से नहीं सुनिए, जैसे अभी आप लोग सुन रहे हैं, तो सुनने से आपका क्या हो रहा है, दिमाग में बातें जा रही है, इससे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सुनना कौशल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, अगर साउंड क्लियर नहीं होता तो आपको क्या परेशानी होती है। तो लिसनिंग वेरी केयरफुली। तो क्लास में जब भी बच्चा 4 कौशल होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, LSRW आप लोग जान रहे हैं। तो इस कौशल में सुनना कौशल क्या है, सबसे पहले हमारा क्या होता है, सुनना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने, उनका निर्माण करने में सहायक है। ये बात भी सही है आपका, तो दोनों बातें सही हो रही है। तीसरा है सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, ये थोड़ा सा डाउट कर रहा है। कम महत्वपूर्ण, किसी को भी हम ज्यादा कम नहीं कर सकते, चारों कौशल अपने आप में अपना रोल रखता है, तो कम बेसी हम नहीं कर सकते। ये ऑप्शन आपका कम महत्वपूर्ण रखता है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम लोग। सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है, तो ये भी हो सकता है कि एक मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है, उसे वो हेल्प करता है, और सब चारों एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। तो यहाँ पे आपका तो सबसे कम महत्व वाला ऑप्शन जो आ रहा है वो 3 नंबर आ रहा है। तो आपको उचित नहीं है, उचित नहीं है कि उचित इसलिए नहीं हम कहेंगे क्योंकि कोई भी कौशल जो है, कोई भी कौशल कम महत्वपूर्ण हम लोग नहीं रख सकते। तो 37 नंबर का जिन जिन स्टूडेंट्स ने 3 दिया है उसका सही है। और अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चल 38 नंबर क्वेश्चन। आज हम लोगों को इस तरह से हिंदी पेडागोजी को समझना है कि सेकेंड लैंग्वेज आपका जो भी होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे आपका संस्कृत हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, सबका पेडागोजी सेम होता है। तो आप लोग क्लियर करके क्वेश्चन कैसे बनाना, 15 में 15 मार्क्स पेडागोजी से गारंटी। और द 13 जो पैसेज हो, मैं पैसेज भी बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन बनाना है, उसमें भी आपको 15। तो 30 में 30 मार्क्स आपको हिंदी में लाने से कोई नहीं रोक सकता है। इस तरह से हम लोग समझ समझ से क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए, तो 138 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। और चलिए, आप लोग आंसर कर दिए होंगे। चौथा ऑप्शन इसका थोड़ा सा नीचे है, तो मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं। पहला ऑप्शन है अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है। ठीक है, चौथा धीमा पाठन है, देख लिए होंगे आप लोग। चलिए, तो अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है। पहला है सस्वर पाठन। पहला क्या है, सस्वर पाठन। दूसरा है मौन पाठन। तीसरा है द्रुत पाठन। और चौथा थोड़ा सा आपका ऊपर में चले गया, नीचे आ गया है, चौथा है धीमा पाठन। चौथा क्या आ गया है, धीमा पाठन। तो धीमा पाठन तो होगा नहीं, धीमा पाठन धीरे धीरे पढ़ना है ना, राम आम खाता है, ये हुआ धीमा पाठन। ओके, तो या धीरे धीरे बोलना, धीमा पाठन। तो हमें क्या करना है कि अर्थ की गहनता को, मतलब जब अगर हम पढ़ रहे हैं तो पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट जो चीज है एकदम डायरेक्ट दिमाग में बैठ रहा है, तो वो कौन सा अध्ययन पद्धति है। तो सस्वर पाठन तो बोल बोल के पढ़ना, द्रुत पाठन तेजी से पढ़ना, राम खाता है, वह स्कूल जाता है, ये करता है, इस तरह से फास्ट पढ़ती। मौन पाठन, मौन पाठन सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए और अच्छे से ज्ञान को समझने के लिए। अगर आप मौन शांत जगह में बैठ रहे हैं और डायरेक्ट बिना कुछ बोले हुए देख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट आपके दिमाग में जाता है। तो आपका सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा, मौन पाठन। तो जिन जिन स्टूडेंट ने दिया है 2 मौन पाठन, उसका सही है। बहुत अच्छा आप लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। ये सब जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं, तो आप लोग अच्छी तरह से आप लोग देखिए, है ना।
चलिए 39 नंबर आप लोग आंसर कीजिए। आप लोग एक कॉपी लेके बैठिएगा, जब भी क्लास कीजिएगा हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। प्रत्येक दिन हम लोगों का क्लास होगा और यही टाइम रहेगा, आप लोग अच्छी तरह से समझिए और सीखिए। तो 39 क्वेश्चन में क्लियर करने जा रहा हूं। शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है शिक्षक द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना। शिक्षक द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना। दूसरा है वाक्य प्रयोगों द्वारा बच्चों के अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना। ये ज्यादा बेटर अभी तक लग रहा है दोनों ऑप्शंस में, कि वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने के लिए देंगे, है ना। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, मुहावरा, ईद का चांद हो, तो इस मुहावरा का रहता है कि वाक्य में प्रयोग करके दिखाएं, तो बच्चे उस कॉन्सेप्ट को ज्यादा समझते हैं। आप तो ईद के चांद हो गए हैं, मतलब बहुत दिनों के बाद मिले हैं। इस तरह से अगर हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चे का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। तो अर्थ को अनुमान लगाने के लिए अवसर देना, तो ये थोड़ा सा ज्यादा बेटर हो रहा है। तो आगे हम लोग ऑप्शंस देखते हैं, सभी ऑप्शंस को। सबसे अच्छा, है ना, सबसे अच्छा जो होगा उसे हम लोग चुनेंगे। शब्दकोश देखना, डिक्शनरी देखना, किसी शब्द का अर्थ जानने के लिए। ईमानदारी का मतलब क्या होता है, तो हम लोग बच्चे को कहीं डिक्शनरी देखो ईमानदारी का दूसरा मतलब क्या होता है, तो वो ये हो गया शब्दकोश, डिक्शनरी यूज करना। तीसरा है शब्दों का व्याख्या करना। शब्दों का व्याख्या करना, कोई शब्द है ईमानदारी का व्याख्या कर रहे हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, तो व्याख्या करना यहाँ स्पष्ट नहीं है, स्टूडेंट व्याख्या करेंगे कि शिक्षक व्याख्या करेंगे। तो ये ऑप्शन भी आपका महत्वपूर्ण नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो ऑप्शन आ रहा है आपका, वो 2 नंबर आ रहा है, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना। तो जिन जिन स्टूडेंट ने इस ऑप्शन को सोचा है, लिखा है, तो वो आपका सही है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ अनुमान लगाने का अवसर देना। ओके, चलिए ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब आ गए हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कर लीजिए जल्दी से कॉपी में। चलिए, बहुत अच्छा। कहानी कथन कहानी कथन का के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है शब्द भंडार का विकास। दूसरा है, यहां देखिएगा नहीं है, इस चीज को आपको सबसे पहले अंडरलाइन करना है कि नहीं को आपको देखना है, और इसी से हमारा क्वेश्चन आधा सॉल्व हो जाता है। दूसरा है शब्द भंडार का विकास। तीसरा है कल्पनाशीलता का विकास, और दूसरा कल्पनाशीलता का विकास। तीसरा सृजनात्मकता का विकास, और चौथा भाषा के लिखित रूप से परिचय। तो यहाँ पे पक्ष शामिल नहीं है, तो हमें नेगेटिव क्वेश्चंस को चुनना है, ऑप्शंस को चुनना है, और 3 पॉजिटिव होगा। तो कहानी कथन, जैसे कोई कहानी कहते हैं, बच्चे को कह रहे हैं, कहानी के द्वारा पढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें नहीं होगी, जो एक चीज है नहीं होगी। शब्द भंडार का विकास होगा, कल्पनाशीलता का विकास होगा, इमेजिन करेंगे, है ना, प्रेमचंद के बारे में कोई कहानी हम पढ़ा रहे हैं तो वो उसका दिमाग में वो कहानी चलने लगता है। आप लोग भी जब कोई कहानी पढ़ते हैं तो आपको लगता है ना कि वो ऐसा इमेजिनेशन रियल में हो रहा है मेरे सामने। सृजनात्मकता का विकास, सृजन शक्ति भी बढ़े, इससे उसका दिमाग भी बढ़ेगा। और चौथा है आपका भाषा के लिखित रूप से परिचय। भाषा के लिखित रूप से परिचय ये महत्व नहीं रखता है, ये क्या है, सबसे कम महत्व रखता है। तो आपका जो आंसर होगा इसमें 4 हो जाएगा कि कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है, तो भाषा के लिखित रूप से परिचय। बच्चे लिखित रूप से परिचय होने से हमारा मेन उद्देश्य नहीं होता, मेन उद्देश्य होता है ये तीनों से। तो कौन शामिल नहीं है, तो 140 का 4 शामिल नहीं है। ओके, तो जिन स्टूडेंट्स ने, जिन लोगों ने इसका जवाब दिया है तो उसका सही है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, 141 नंबर है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है।
कोई भी ऐसा एग्जाम, प्रत्येक एग्जाम में इससे जो होता है क्वेश्चंस रहता ही रहता है। चलिए तो हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, सुहेल को पढ़ने में कठिनाई होती है लेकिन उसका अवबोधन पक्ष बेहतर है, सुहेल की समस्या क्या है? तो ये जो बीमारी है ये क्या है? शिक्षण। तो सुहेल को पढ़ने में कठिनाई हो रही है। तो देखिए ये जो रोग है वो शिक्षण अभी क्षमता का आता है। बच्चे में जो शिक्षण की जो कमी होती है, जो डिजेबिलिटीज होती है वो, तो बच्चे सब कुछ ठीक है लेकिन उससे ये समस्याएं होती है। तो अलग अलग बीमारी का है। तो पहला जो हमारा है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया का होता है क्या? ग्राफिया, ग्राफ आप लोग बनाए, ग्राफ कॉपी बनाए, मैथ्स में ग्राफ बनाते होंगे, तो उसको याद ऐसे रखना है कि डिसग्राफिया क्या होता है? ये होता है आपको लेखन, ये क्या होता है? लेखन संबंधी समस्या। क्या होता है? लेखन संबंधित। जो भी हम लोग लिखते हैं उसमें अगर किसी को समस्या हो रहा है तो हम लोग डिसग्राफिया, जैसे ग्राफ हम लोग ऐसे ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ से आ गया क्या आपका, मतलब लिखते हैं ग्राफ के लिए, तो वो क्या हो जाता है? लेखन संबंधी समस्या, तो डिसग्राफिया। और यहाँ पे पढ़ने में कठिनाई हो रहे तो ये होगा नहीं, एक नंबर, एक नंबर आपका क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा आता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया होता है पढ़ने संबंधी समस्या। डिसलेक्सिया क्या होता है? पढ़ने संबंधी समस्या, ये आपका सही आ रहा है। अब है डिस्केलुकुलिया। डिस्केलुकुलिया क्या होता है? गणित संबंधी कठिनाई। बच्चे गणित में समस्या होता है, सवाल को जोड़ने में, घटाने में, जिस तरह से मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो वो डिस्केलुकुलिया होता है, ठीक है। और चौथा डिप्रेशन। डिप्रेशन तो होगा नहीं, डिप्रेशन का मतलब क्या हो गया कि जब आप कभी डिप्रेशन में चल जाते हैं, मतलब आपको अवसाद होता है, कोई चीज के बारे में बहुत ज्यादा गहन थिंकिंग करते हैं, बहुत समस्या आने लगती है, वो डिप्रेशन। तो आपका क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा डिस्लेक्सिया। तो जिन जिन लोगों ने डिस्लेक्सिया सोचा है या आंसर किया है तो उसका सही है। तो बहुत अच्छे अच्छे जवाब सब कोई दे रहे हैं, सभी को धन्यवाद। चलिए अब हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से आप लोग आंसर करिए। आपके स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन 142। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको समझाते हैं। परस्पर बातचीत मुख्यतः, बातचीत मतलब जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, बात करते हैं, परस्पर बातचीत। तो क्या होता है इससे, क्या लाभ होता है? तो पहला है हमारा ऑप्शन समय की बर्बादी। परस्पर बात करते समय की बर्बादी होता है, ऐसी तो कोई बात नहीं, समय की बर्बादी होता है, लेकिन कब? जब हम अच्छा बात नहीं करते जिससे कोई लाभ नहीं, वो बात करेंगे समय की क्या होगी? बर्बादी होगी। लेकिन हमें कैसा बात करना है जिससे दोनों का लाभ हो, लेकिन जो भी बात करेंगे लेकिन कुछ ना कुछ लैंग्वेज इंप्रूवमेंट होगा। और हम यहाँ पे अभी भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं, भाषा का शिक्षण शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो समय की बर्बादी मुख्यतः क्या है? समय की बर्बादी। तो यहाँ पे हमको क्या ऑप्शन चुनना है कि दूसरा है अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है। अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है, सुनने और बोलने कौशलों को विकास में सहायक है, चौथा है पढ़ने लिखने में सहायक है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है, तो एक चीज देखिएगा, परस्पर बातचीत मुख्यतः क्या होता है? समय की बर्बादी होता है, अनुशासनहीनता उत्पन्न करती है, ये दोनों बात तो होता नहीं है। पढ़ने लिखने में सहायक होता है, लिखने में सहायक तो नहीं होता है, पढ़ने में सहायक होता है, तो 4 नंबर ऐसे भी नहीं हुआ। और तीसरा जो ऑप्शन है सुनने और बोलने के कौशल के विकास में सहायक होता है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, अगर आप बोलेगा तो मैं सुनूंगा, तो क्या हो रहा है? सुनने और बोलने में क्या हो रहा है? सहायक हो रहा है, विकास हो रहा है, इसका जो कौशलों का विकास हो रहा है। तो आपका 3 नंबर सबसे परफेक्ट है, और इसे सही जवाब चुनना था, परस्पर बातचीत मुक्त सुनने और बोलने कौशलों का विकास में सहायक है, तो ये क्या हो जाएगा? सही। तो जिन ने इस ऑप्शन को सोचा है या जवाब दिया उसका सही। ओके, बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं। चलिए वेरी गुड, अति उत्तम। ओके, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, जल्दी से आप लोग इसका जवाब सोचिए। बहुत बार आप लोगों को ये क्वेश्चन आया होगा, तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन है मंजूषा 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाती है। मंजूषा 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाती है, मतलब वो क्या टीचर है।
इस स्तर पर उसमें किसके लिए प्रयास करना चाहिए? अगर कोई शिक्षिका है 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा रही है तो क्या प्रयास करना चाहिए? स्वर पाठन, 8 क्लास का बच्चा स्वर पाठन बच्चे से करवा क्या करेंगे? बच्चे को छोटे क्लास में बच्चे को पढ़ने के लिए दिया जाता, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो रहा है। ओके। साहित्यिक विधाओं का परिचय, साहित्यिक विधाओं का परिचय का मतलब क्या होता है कि जो 8 9 10 क्लास में अलग अलग विधा होता है ना, हिंद गद्य पद अलग अलग चीज से उसे परिचय कराना, उसके बारे में बताना कैसे क्या करना कैसे बनाना, तो ये थोड़ा मतलब क्या हो रहा है, सही आ रहा है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं अलंकार समझना। अलंकार क्या होता है? अलंकार को समझाना, ये उससे अपर क्लास हो जाए, 10th में रहता है 11th। अलंकार में क्या होता है? मतलब श्रृंगार, जैसे कोई आभूषण के द्वारा जब श्रृंगार कोई महिला या कोई करते हैं या कोई घर को हम लोग डेकोरेट करते हैं तो वो क्या होता है? अलंकारित करते हैं, सजाना। और जब गद्य या पद पद को खासकर कविताओं को जब अलग अलग अलंकारों के द्वारा सजाया जाता है तो वो सुशोभित होता है, सुंदर होता है। तो अलंकार को समझाना यहाँ पे जरूरी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। कहीं 8 क्लास की बात हो रही। छंद समझाना, छंद, छंद में भी क्या होता है? अलग अलग कहाँ पे कौन छंद प्रयोग करेंगे, ये कविताओं में अधिक होता है, तो ये अपर क्लास के लिए ज्यादा हो गया। तो 8 क्लास के बच्चों के लिए ये आवश्यक नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो साहित्यिक विधाओं का परिचय कराना सबसे अधिक महत्व है, तो आपका क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। ओके, तो जिनने सोचा है 2 नंबर तो उसका सही है। ठीक है, चलिए, तो बहुत अच्छा आप लोग जवाब दे रहे हैं आज, क्या बात है। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप हम लोगों के सामने आ चुका है, जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। 44 नंबर क्वेश्चन, 144। ठीक है, आप लोगों का जवाब आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा। चलिए तो हम लोग उसको देखते हैं। कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? गद्य और पद दो चीज होता है, गद्य और पद। गद्य पोयम और प्रोज और पोयम। तो पोयम पद हो गया, है ना। गद्य, गद्य में क्या होता है? कहानी होता है। और पद में क्या होता है? कविता होता है। तो कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? मतलब जो कविता शिक्षण जगह पढ़ाते हैं तो गद्य से कैसे, ये कहानी से कैसे अलग है, तो इस चीज को देखना है। भाषा, सोस्टस की महत्ता, भाषा में जो है सोस्टस की महत्ता, ये उतना महत्व नहीं सोस्टस की महत्ता की भाषा का महत्व उसमें, तो कविता कहें दोनों में है, तो इस चीज को हम लोग नहीं ले सकते हैं। दूसरा है शब्द भंडार में वृद्धि। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ शब्द भंडार में वृद्धि जो है सिर्फ कविता में होता है, कहानी में भी होता है। आप देखिएगा किताब में, एनसीईआरटी का बुक में देखिए, हिंदी बुक में देखिए, सब में लास्ट में शब्दार्थ रहता है ना, वर्ड रहता है, कठिन वर्ड रहता है, तो वो क्या होगा? दोनों में भंडार में वृद्धि होता है, तो ये हम नहीं कर सकते। तीसरा, भाषा प्रयोग की छटाएं। भाषा प्रयोग की कैसे छटाएं प्रयोग कर रहे हैं कि अलग अलग तरह की भाषा हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, अब हिंदी में अलग अलग भाषा प्रयोग नहीं न करेंगे, तो ऐसे ये भी आपका ऑप्शन महत्व नहीं रखता है। चौथा ऑप्शन है गेयता। अब गेयता, गेयता क्या होता है? गेयता मतलब गाने का शैली। तो आप लोग देखें कविता और कहानी पढ़ने में बहुत डिफरेंसेज होता होगा। कविता जब पढ़ते हैं उसमें एक लय होता है ना। कोई भी अगर कविता का हम बात करते हैं, हवा हूं हवा में बसंती हवा हूं, जिधर चाहती हूं उधर जाती हूं, तो ये एक लय हुआ। और हम प्रेमचंद कोई कहानी शुरू करेंगे कि पूस की रात, पूस की रात में कैसे कैसे उसने कंबल खरीदा, किस तरह से कुत्ता को उसने रखा था, किस तरह से वो जब खेत का जब नील गाय से बचाने के लिए गया तो वहां पे क्या क्या हो रहा था, तो वहां पे एक अलग तरह से हम लोग पढ़ते हैं। और कहानी को अलग तरह से, कविता को अलग तरह से, दोनों में डिफरेंस है गेयता का, बोलने का शैली होता है। तो सबसे परफेक्ट है कि कविता शिक्षण और गद्य को जो अलग करता है वो क्या है? गेयता। तो जिन जिन लोगों ने गेयता सोचा है उसका एकदम सही जवाब है, तो आपका इसका क्या हो गया? गेयता आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया सबको जवाब दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, दिख गया सबको? चलिए, सब कोई जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा जवाब सब आ रहा है। चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं। बहु सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
कितनी बार ये क्वेश्चन आया है अलग अलग तरह से एग्जाम में, मैं बता नहीं सकता हूँ। आप लोग खुद बताइए कितना अच्छा देखे होंगे आप लोग, बहुत बार इसको अलग अलग पैटर्न से पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। बहुसांस्कृतिक मतलब क्या हो गया, अलग अलग कल्चर के बच्चे हैं, अलग अलग भाषा के, अलग अलग क्षेत्र के, है ना। तो वो ऐसा जो डेमोक्रेटिक क्लासरूम जो है वहां पे क्या करना चाहिए। इंक्लूसिव क्लासरूम भी कर सकते हैं, अलग अलग क्षेत्र के सब कोई है तो, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है कि शिक्षक को क्या करना चाहिए। मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए कि बोलने पर बल देंगे कि अलग अलग संस्कृति खाली बच्चे को बोलवाएंगे, तो ऐसी बात होगी क्या, आप ही लोग बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। दूसरा है अभिव्यक्तात्मक कौशलों पर ही बल देना। अभिव्यक्तात्मक कौशल की कैसे कैसे किसी को अभिव्यक्त करना है, कैसे बताना है, कैसे समझाना है, इस पर बल देना। तो यहाँ पे सब बच्चे को लेके चलना टफ हो जाएगा इसमें। तीसरा हमारा है ऑप्शन परस्पर, तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा, परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देना। परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देना, ये क्या है, बातचीत, अगर कोई भी पृष्ठभूमि के बच्चे हैं लेकिन अगर उसे हम बोलने के अधिक से अधिक अवसर देंगे तो क्या होंगे, उसे ज़्यादा लाभ होगा। तो ये ऑप्शन थोड़ा सा आपको परफेक्ट लग रहा है, 3 नंबर। चौथा है बच्चे को मानक भाषा प्रयोग के लिए ही कहना है। मानक भाषा मतलब कि वो जिस क्षेत्र के बच्चे हैं वही भाषा उसको प्रयोग करने के लिए कहेंगे, तो ऐसी बात है क्या, नहीं है। तो सबसे अधिक महत्व क्या रहेगा कि बच्चे को क्या करेंगे, परस्पर बात करने का अवसर दें, क्या देंगे उसे, अगर हम बात करने का अधिक से अधिक अवसर दें तो सभी तरह के बच्चों को लाभ होगा, एक दूसरे से ज्ञान आदान प्रदान होगा। अगर वो दूसरे कल्चर से, ये दूसरे कल्चर से है तो दोनों बात करेंगे तो राम भी उस मोहन के कल्चर को जानेगा, मोहन भी राम के कल्चर को जानेगा। तो बातचीत करने से समस्याओं का समाधान होता है और भाषा शिक्षक को ये कहना चाहिए तो उससे अधिक लाभ होगा। तो जिन लोगों ने 3 नंबर सोचा है या आंसर दिया है तो उसका सही है, बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए, आप लोगों को कैसा क्लास लग रहा है, क्या क्या आप लोग परिवर्तन चाहते हैं बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आपके जो भी रिलेटिव फ्रेंड्स हैं उसे आप शेयर कर सकते हैं। चैनल को अगर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को लाभ हो, कोई भी नया चीज़ आता आप लोगों को मिले, अच्छा से तैयारी हो, है ना। चलिए, तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जल्दी से आप लोग इसका जवाब ढूंढिए। क्वेश्चन है हमारा, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का मुख्य आधार है। पहला है पाठ्य पुस्तक, मतलब भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में क्या सबसे अधिक अर्थ गढ़ना, अर्थ को समझने में महत्वपूर्ण। दूसरा है समाज सांस्कृतिक परिवेश, समाज का सांस्कृतिक परिवेश। फिर है शिक्षक द्वारा अर्थ बताना और चौथा है शब्द कोश देखना। तो आप लोग बहुत कुछ इसमें समझे होंगे, सब ऑप्शन एक जैसा लग रहा है। ऐसा ही एग्जाम में होता है कि क्या दें आंसर, तो आपको ऑलवेज परफेक्ट आंसर करना। जैसे कि अगर आप लोग कहीं कहीं जाते हैं मार्केटिंग करने के लिए, कोई भी मार्केटिंग करते हैं, चाहे सेब खरीदने जाओ, सब्जी खरीदने जाएं, तो आप लोग देखे होंगे जैसे अगर सपोज सेब लेने जा रहे हैं तो सेब कितनों ही अच्छा दुकानदार बोला बहुत अच्छा सेब है, 100 रुपये किलो है, 150 रुपये किलो है, आप सेब लेने जा रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा, लेकिन आप उस पर भी चुनते हैं सेब कि जो अच्छा सेब है मैं उसे लूँ, कोई दाग वाला नहीं आ जाए, कोई सड़ा गला नहीं आ जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि आप उसमें भी परफेक्ट चुनते हैं। तो आप लोगों को हमेशा शिक्षक संबंधित परीक्षाओं का जब तैयारी करते हो तो क्वेश्चन जब भी बनाइए तो आपको उसी तरह से, जिस तरह से आप मार्केट में अपने आप को डील करते हैं कुछ सामान खरीदने में, उसी तरह से ऑप्शंस को चुनना है कि विच ऑप्शंस आर बेटर, सबसे अच्छा ऑप्शन कौन है। तो पहला है पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक से अर्थग्रहण होता है, लेकिन कितना अच्छा अर्थग्रहण होता है ये हम नहीं कर सकते हैं, है ना। सब कुछ नॉलेज नहीं ले सकते जितना हम लोग बाहरी दुनिया से लेते हैं। तो ये ऑप्शंस है लेकिन उतना परफेक्ट। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। ये सबसे अधिक अच्छा ऑप्शन है कि आप जिस परिवेश में रहते हैं वहां से किस तरह से नॉलेज को गेन कर सकते हैं। भाषा सीखने में से कौन कैसा बोल रहा है, अगर किसी सज्जन के पास जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं, किसी ऐसे मतलब जिसको भाषा का ज्ञान नहीं है वो इस तरह से गाली गलौज कर रहा है, किसी के पास शिक्षक के पास आते हैं बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं। कहीं पे मैंने क्या क्या म्यूजिक ही सुना तो म्यूजिक में कितना तरह का प्रयोग किया गया भाषा का,
कोई टीवी देख रहे हैं, समाचार देख रहे हैं, समाचार में किस तरह से कौन एंकर बात कर रहा है, तो इससे क्या हो रहा है हमारा भाषा का सीखने सिखाने की प्रक्रिया बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग समझ रहे हैं। तो 2 नंबर से बेटर रहा। शिक्षा द्वारा बताना, शिक्षा अगर सिर्फ अर्थ बता देंगे तो भाषा अच्छा बच्चे सीख जाएंगे कोई जरूरी नहीं, जब तक वो अपने जीवन से, डेली जीवन से नहीं जोड़ेंगे। और शब्दकोश डिक्शनरी से प्रयोग करने से कोई भाषा नहीं सीख सकता है ना। ऐसा रहता सब कोई वर्ड मीनिंग रट लेते तो भाषा पे ज्ञान होता, ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, तो आपका 2 नंबर आंसर सबसे परफेक्ट है। जिन लोगों ने ये सोचा है या आंसर दिया है उसका सही है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है। जवाब का तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, जल्दी से इसका आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया आप लोग आंसरिंग कर रहे हैं। ओके, चलिए आपका समय खत्म होता, मैं अब शुरू होता हूं। आपका क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करता है। जो बुक होता है हमारा, जो सिलेबस बुक होता है, किस तरह सहायता करता है। ऑप्शन है, व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है। कंठस्थ का बात जैसे आया, इस ऑप्शन को आपको गलत कर देना है। कंठस्थ का बात हो, रटने का बात हो, मारने पीटने का बात हो, अधिक डिसिप्लिन का बात हो, लिंग भेदभाव का बात हो, ये सब ऑप्शन ऑलवेज नेगेटिव, तो आपको ये हटा देना है। दूसरा ऑप्शन है, भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करना। भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करना, ये छटाएं मतलब अगर हम लोग बुक पढ़ते हैं तो किस तरह से भाषा लिखा जाता है, कहाँ पे पैराग्राफ छोड़ना है, कहाँ पे क्या प्रयोग करना, कहाँ पे कोमा, कहाँ पे पूर्ण विराम, कहाँ पे किस लय से लिखा गया है, तो ये सब छटाएं प्रस्तुत होती है। ये थोड़ा सा परफेक्ट लग रहा है। तो आगे हम लोग ऑप्शंस को देखेंगे तब इसको सही गलत करेंगे। बच्चों का आकलन करती है। पाठ्य पुस्तक बच्चों का आकलन कैसे करेगी। आकलन तो बच्चे कौन करते हैं, शिक्षक करते हैं। एग्जाम ले आता है तो पाठ्य पुस्तक में सिर्फ आंसर कुछ क्वेश्चन रहता है, उससे बच्चे का आकलन नहीं हो सकता है कि बच्चे ने जो अभ्यास प्रश्न दिया सब तो बना लिया तो सही होगा, उसका आकलन हो गया, नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। चौथा है, बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देता है। पर्व की जानकारी, किताब पढ़ने से क्या सिर्फ पर्व की जानकारी होती है, वो तो कैलेंडर में भी मिल जाता है आपका, है ना। तो ये हम नहीं कर सकते। तो सबसे ऑप्शन परफेक्ट जो 2 नंबर आप लोग बहुत आदमी दिए हैं, तो भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक भाषा के शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करता है, भाषा के विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। चलिए बहुत बढ़िया आप लोगों ने जवाब दिया है। तो अब हम लोग आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए और इसका आंसर बताइए। चलिए ठीक है, सभी को धन्यवाद अच्छा अच्छा जवाब देने के लिए, निश्चित सफलता मिलेगी। चलिए तो मैं अब शुरू करता हूं। भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण। भाषा आकलन, एवोल्यूशन करेंगे भाषा का, जांच करेंगे भाषा का, आकलन करेंगे भाषा का, तो उसमें क्या तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है आपका, विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना, श्रुत लेख मतलब उसे लिखवाना, डिक्टेशन भी होता है, फिर कुछ क्वेश्चंस बना दें। सुलेख मतलब ही लेख लिखवाना, यहाँ पे हो गया राइटिंग लिखवाना, श्रुत लेख मतलब हो गया उसमें भी कुछ लिखने के लिए बच्चों को दे, दोनों लिखने से रिलेटेड है। तो इससे ही सिर्फ आकलन होगा नहीं, तो भाषा संरचनाओं पर आधारित प्रश्न पूछना, ये ज्यादा बेटर होगी। भाषा संरचनाओं पर आधारित प्रश्न, क्यों, जब भाषा का ही आकलन किया जा रहा है तो भाषा से संबंधित या भाषा संरचना, किस तरह संरचना बना हुआ है, कौन संरचना किस तरह से स्ट्रक्चर वे में दिया गया है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण का प्रयोग कैसे है, चिन्ह विचार छंद विचार का प्रयोग कैसे है, अलग अलग संरचनाओं के बारे में बच्चे से प्रश्न पूछेंगे तो उसका आकलन हमें सबसे अच्छा हो जाएगा। और विविध अर्थ वाला प्रश्न पूछने से नहीं सिद्ध होगा। तो आपका ऑप्शन 4 होगा इसमें। जिन लोगों ने 4 आंसर दिया है या जो सोचे हैं तो वो उसका सही है। ओके, बहुत बढ़िया आप लोगों ने जवाब दिया है। चलिए तो अब हम लोग बढ़ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए तो आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत बार ये वर्ड एकांकी आता है आप लोगों को, आज मैं इसको क्लियर कर दूंगा, पहले आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है, तो मैं अब बताता हूं आपको एकांकी। एकांकी क्या होता है,
वन एक्ट प्ले, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वन एक्ट प्ले। क्या बोलते हैं इसको? वन एक्ट प्ले। वन एक्ट प्ले का मतलब यह हुआ कि एकांकी इस तरह का कहानी या नाटक के तरह से हम पेश करते हैं जो किसी एक पार्टिकुलर क्षेत्र के बारे में हो। जैसे अगर कोई चीज हो रहा है, उसके एक पहलू को अगर हम लोग देखें या इसी एक पहलू को अगर हम बताएं। जैसे अगर अगर हम लोग स्कूल में कभी 15 अगस्त के बारे में बता रहे हैं, तो वहां अगर एकांकी पाठ को अगर ले तो वहां 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, बस उसी चीज पे चर्चा करेंगे। क्यों मनाया जाता है उस पर चर्चा करना। अगर कोई कहानी लेते हैं तो राम मोहन के बारे में ले हैं, राम और मोहन का अगर कोई कहानी है तो वहां पे राम के बारे में सिर्फ चर्चा कर रहे हैं तो वो एकांकी हो गया, मोहन के बारे में चर्चा नहीं करना है। कहने मतलब एकांकी पाठ में क्या होता है, एक पहलू पे अधिक हम लोग जोर डालते हैं, तो जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या होते हैं, वन एक्ट प्ले कहते हैं। तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं किसमें सहायता करता है। तो आपका ऑप्शन है लेखन कौशल का विकास। सिर्फ लेखन कौशल का विकास में एकांकी की जरूरत नहीं है, लेखन कौशल तो बड़ा कहानी लिखने से होगा ना, तो यहाँ पे आपका ये परफेक्ट नहीं है। दूसरा है संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। संदर्भ कैसा सिचुएशन है, कैसा सिचुएशन है उसी के अकॉर्डिंग अगर बोलना, उतार चढ़ाव करना, तो ये आपका सबसे बेहतर ऑप्शन आ रहा है, संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। तीसरा आ रहा है वाक्य संरचना की जानकारी। तीसरा क्या आ रहा है, वाक्य संरचना की जानकारी। चौथा अभिनय कुशलता। देखिए एकांकी पाठ मुक्त सिर्फ अभिनय कुशलता को जानने के लिए हमें तो बच्चे को सिखाना है, अभिनय करवाना, अभिनय के द्वारा सिखाना है, लेकिन अभिनय तो नहीं सिखाना है, उसे तो हीरो नहीं बनाना है ना। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को हम लोग नहीं लें। तो आपका सबसे ऑप्शन हो रहा है जैसा सिचुएशन, जैसा जहां पे जो फिट होगा उसी के अकॉर्डिंग किसी के बारे में बताना, तो वो एकांकी के अंतर्गत आता है। तो जिन लोगों ने ये सोचा है या आंसर दिया है संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना, आपका सही जवाब है। बहुत अच्छा आप लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए, तो आज आप लोगों का क्वेश्चन आ गया आपके सामने, आपका अंतिम क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ सब कोई अच्छा जवाब दीजिएगा इसका। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए इसका। चलिए बहुत अच्छा। तो मैं इसे बताता हूं, बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ। बाल साहित्य क्या होता है भाई? बाल साहित्य मतलब बच्चों के लिए जो साहित्य है, हिंदी है, कहानी कविता सब भरा हुआ, क्या महत्व है ना। तो पहला ऑप्शन है श्रवण कौशल का विकास। बाल साहित्य तो श्रवण कौशल का बात कहाँ हो गया, इसका बात होगा, लेकिन जब बच्चे पढ़ेंगे तो वो सुनेंगे, और लिखेंगे देखेंगे तो नहीं सुनेंगे, तो ये परफेक्ट नहीं आ रहा ऑप्शन। दूसरा है लेखकों से परिचय, और बाल साहित्य में लेखक से परिचय। बाल साहित्य में कौन क्या लिखा है लेखक रहता है, बहुत कम मिलेगा आपको। और लेखक से सिर्फ परिचय करना मेरा उद्देश्य नहीं रहता कभी भी साहित्य का, उद्देश्य रहता सभी तरह का। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना। बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने का अवसर देना, ये आपका परफेक्ट ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास। पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास, ये आपका नहीं, सिर्फ पात्र के बारे में बताना नहीं। तो आपका, आप लोगों ने सही जवाब दिया है 3 नंबर सबसे परफेक्ट है कि बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना ही सबसे अधिक क्या है, महत्वपूर्ण है। तो बहुत अच्छा आप लोगों ने जवाब दिया है। बहुत को 15 में 15, 14, 13, 12 आ रहा है आज, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा से आप लोग सीखे पूरा कॉन्सेप्ट। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक एक बारीकियों को हम लोग एक एक करके देखेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे और समझेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को हमारा करना उद्देश्य था। चलिए, तो अब हम लोग, आज का हमारा सेशन खत्म हो चुका है। आप लोग कैसा लगा क्वेश्चंस, कैसा लगा ऑप्शन समझने में, जरूर आप लोग कमेंट कीजिए। साथ ही साथ आप लोग जहाँ पे भी हैं अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कोई भी दिक्कत होता है मैं प्रतिदिन वीडियो लेके आऊँगा, डाउट होता है कमेंट कीजिए। और अब पर अलग अलग सब्जेक्ट को भी हम लोग पढ़ेंगे, हिंदी पढ़े, ईवीएस पढ़ रहे हैं, अलग अलग अगर आप लोग को प्ले लिस्ट में दिया गया है, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज का सेशन को ख़त्म करते हैं। सभी को धन्यवाद।